नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या है खास आज कृषि समाचार में। कृषि यंत्रीकरण मरम्मती योजना के तहत चलाया जाएगा 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। किचन वेस्ट मटेरियल से तैयार जैविक खाद का कर इस्तेमाल, बढ़ेगा उत्पादन। कीटनाशक दवा के छिड़काव के लिए खेतों में होगा ड्रोन का इस्तेमाल। राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ लेकर किसान भाई आधुनिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है कृषि यंत्रीकरण मरम्मती योजना। इस योजना के तहत कृषि यंत्र मरम्मत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें युवाओं और किसानों को कृषि यंत्रों, कृषि मशीनों और नई कृषि तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। गौरतलब है कि 30 दिनों तक चलने वाला इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं के रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था विभाग द्वारा निःशुल्क मुहैया कराया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसान भाई कृषि विभाग के वेबसाइट www.farmecs.bih.nic.in पर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। आजकल बाजार में ज्यादातर बिकने वाली चमकदार फल सब्जियों को रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर उगाया जाता है। इन रासायनिक दवाओं का कुप्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसलिए किसान भाई आप किचन वेस्ट मटेरियल से जैविक खाद तैयार कर इसे अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन के कचरे से बनी खाद स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है। ये खाद मिट्टी की उर्वरता में सुधार करती है और पौधों को बीमारियों से भी बचाती है। इस प्रकार की खाद में कई प्रकार के विटामिन, खनिज उपलब्ध होते हैं जो पौधे की ग्रोथ में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, ये मिट्टी की नमी को बनाए रखने में भी काफ़ी मददगार हैं। किचन वेस्ट से तैयार की गई खाद का इस्तेमाल आप किसी गमले या पेड़ पौधों की मिट्टी डालकर खाद के रूप में कर सकते हैं, या फिर सीधे इस खाद में ही अपने पेड़ पौधों को उगा सकते हैं। दोनों ही तरह से ये आपके लिए पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। किचन वेस्ट से खाद बनने में कम से कम 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक का समय लग जाता है, क्योंकि जब ये अपशिष्ट सड़ जाते हैं और पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं तो मिट्टी का रूप ले लेते हैं। किसान भाइयों, अपने लाजवाब स्वाद के कारण फूल गोभी सब्जी की मांग सालों भर बनी रहती है। इसलिए फूल गोभी की अगेती, पचेती और मध्यम खेती भी होती है। ऐसे में अगर आप उन्नत प्रभेद से फूल गोभी की खेती करते हैं तो हर वर्ष आपको आमदनी का एक सुनिश्चित जरिया मिल सकता है। अरली, कुंवारी, पूसा कार्तिकी, पूसा दिवाली फूल गोभी की अगेती किस्म। इसलिए अच्छे उत्पादन के लिए आप इन्हीं प्रभेदों को अपनाकर फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब कृषि कार्य को बेहतर करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन को कृषि उपकरण में शामिल करने के बाद अब किसान ड्रोन के प्रभावी और सुरक्षित संचालन कर खेतों में कीटनाशक का छिड़काव कर सकेंगे। ड्रोन का उपयोग करने वाले कीटनाशकों के प्रयोग से न केवल किसानों के लिए कीटों से प्रभावी ढंग से पौधों की रक्षा करना आसान हो जाएगा, बल्कि कम लागत में उनकी आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ड्रोन में फसलों पर छिड़काव के लिए 10 लीटर तक कीटनाशक और दूसरे तरल पदार्थ भर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस ड्रोन को एनालॉग कैमरा टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा गया है, जिससे फसलों की निगरानी आसानी से हो जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। बैगन 1600 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 3500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि टमाटर 4000 से 4600 रुपये प्रति क्विंटल। और अगले 24 घंटों में राजधानी पटना का तापमान कैसा रहेगा, एक नजर मौसम की मिजाज पर।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक सूबे में पूर्वा हवा के प्रभाव के कारण ठंड में बढ़ोतरी होने के फिलहाल असर बेहद कम है। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी की नवीनतम जानकारियां हासिल की। इसी के साथ यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, लेकिन विराम के बाद कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ है खास, इसलिए आप बने रहें हमारे साथ। कृषि गौरवम परमम धर्मयम, अर्थात कृषि गौरव परम धर्म है, मानव जीवन का आधार है। भारत निरंतर विकास के रथ पर और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पिछले 9 वर्षों में देश अपने यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयां छू रहा है। कृषि क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें लागत कम कर उत्पादन बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता देना, किसानों का जोखिम कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना शामिल है। कृषि के महत्व को समझते हुए और किसानों के प्रति अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी सन 2019 को किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की। नई उम्मीद, विश्वास और विकास का नया सूर्योदय हुआ। इस महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है, ये आप अनुभव कर रहे हैं। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। बीते वर्षों में इस योजना द्वारा 3 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 57,628 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। साल दर साल इस योजना से नए किसान जुड़े हैं और लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान योजना में सभी भूजोतधारी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि से हमें काफ़ी फायदा हुआ है, क्योंकि हमें समय पे हमने अपने खेतों की जुताई वगैरह करी, हल वगैरह करे, फसल वगैरह, बीज वगैरह बोए हमने, इससे हमें काफ़ी फायदा हुआ। इस योजना को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए समय समय पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं। लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया, KYC, लैंड रिकॉर्ड लिंकेज, फेस ऑथेंटिकेशन इसी की कड़ी है। किसान भाई बहन पीएम किसान मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन यानी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और नो योर स्टेटस से अपना स्टेटस देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और CSC के माध्यम से पीएम किसान लाभार्थियों के आधार से जुड़े खाते खोले गए हैं। साथ ही एक चैटबॉट बनाया गया है, जिसमें किसान अपनी भाषा में पीएम किसान से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प को पूरा करते हुए भारत सरकार ने किसानों को जानकारी और योजनाओं का लाभ देने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि मैपर और वेदर इंफॉर्मेशन डेटा नेटवर्क सिस्टम यानी विंड्स के जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जो किसानों के जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। मैंने अपने आधार के माध्यम से योजना के पंजीकरण करवाया था, तब से मुझे हर किस्त मिल रही है और मैं अपने किसानों के काम को और बेहतरीन बना पा रहा हूँ और मेरा परिवार
खुश है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त का भुगतान 100% आधार आधारित पेमेंट माध्यमों से ही हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 14वीं किश्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया है। आज किसान भाई बहन आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन खुशहाली की राह पर अग्रसर हैं। 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र में बनाए नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, मौसम में परिवर्तन के साथ सर्दी ने दस्तक दे दी है और ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य के साथ ही साथ अपने पशुओं और पक्षियों का विशेष ख्याल रखना होता है। तो आइए आज हम इसी विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि सर्दी के मौसम में पशुओं का रखरखाव कैसे करें। तो चलिए इसके लिए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य के ध्यान से याद आया, हाँ, आप अपने पशुओं का भी खास ख्याल रखें क्योंकि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर हम शुरुआत में ही अपने पशुओं की देखभाल करें तो आगे कई बीमारियों से बचा जा सकता है। जी हाँ, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो इसी से संबंधित है कि इस मौसम में कैसे अपने पशुओं का रखरखाव करें। इसी विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार, पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना से। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से सवाल लेंगे कि यूँ तो गर्मियों में हम अपने पशुओं की देखभाल अच्छे से करते यानी हवादार खुली जगह पर रखते हैं, और क्या ज़रूरी है कि ऐसे में सर्दियों के मौसम में हवादार आवासन के प्रबंधन किया जाए या क्या आवास प्रबंधन करें, इसी पर जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ। पशु भी मनुष्यों की तरह जीवित प्राणी होते हैं, उन्हें भी ठंड और गर्मी का प्रकोप लगता है, परंतु पशु जो है मनुष्यों की तरह स्वेटर या कपड़े पहनकर नहीं रहते। ऐसी स्थिति में उनका जो आवास रहता है उसको ही उस तरह से बनाया जाए जिससे कि वो अत्यधिक ठंड के प्रकोप से नेचुरली बचा रहे। इसके लिए आवास जो है बंद रहना चाहिए। चारों तरफ अधिक खुला हुआ आवास जो है ठंड के मौसम के लिए उचित नहीं होता। उसके अलावा आवास में देखा जाता है कि ऊपर छत जो है कंक्रीट या टीने का दिया रहता है, लेकिन उस पर औस गिरने से भी वो रात में ठंड हो जाता है। इस स्थिति में बचाने के लिए ऊपर से अगर घास फूस का मोटा परत भी बिछा दिया जाए तो उससे क्या है कि ऊपर से ठंड से भी बचा जा सकता है। तीसरा है कि मान लीजिए कि अगर रात में जानवर को चारों तरफ से खुला रहे तो ठंड लग जाती है, इसलिए उसको फोल्डेबल तिरपाल से उसको ढकना चाहिए, जो कि आप दिन में ज़रूरत हुआ तो उसको फोल्ड करके आप खोल भी सकते हैं, नहीं तो रात में उसको ढक सकते हैं जिससे कि चारों तरफ से वो आवास उसका पैक रहे। नीचे उसको सूखा रखना चाहिए, नहीं कि उसको गीला रख दिए तो नीचे ठंड मार सकता है। नीचे अगर आप उसको मैट अगर बिछा सकते हैं तो और अच्छा है। अगर मैट की जो है कमी है या उतना खर्च नहीं कर सकते हैं तो उसको सूखे पुआल से बिछा कर भी रखा जा सकता है, जिसको हर 2-4 दिन बाद उलट पुलट के या उसको बदला जा सकता है ताकि नीचे से ठंड से भी बचा जा सके। पशुओं के लिए हाइजीन का भी ख्याल रखना है और साथ ही सबसे पहले जो जरूरी होता है, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, कि आवास प्रबंधन, क्योंकि सर्दियों में आवास प्रबंधन कई बीमारियों से बचाता है। और वैसे ही जरूरी होता है खान पान। तो क्या विशेष खान पान देने की आवश्यकता होती है इस मौसम में? देखिए, पशु अपना शरीर का जो है तापमान बरकरार रखने के लिए अत्यधिक ठंड पड़ने से क्या होता है कि वो जो भी खाना पीना खाता है उसकी गर्मी को वो अधिक प्रयोग कर लेता है अपना तापमान बरकरार करने से। वैसे स्थिति में उसका जो है उत्पादन घट जाता है। तो उसका शारीरिक तापमान को बरकरार करने के लिए आवास व्यवस्था के अलावा अगर आप खान पान पर भी कुछ बिंदु है जिस पर ध्यान दीजिएगा तो वह अच्छे से अपना शारीरिक तापमान भी को गर्म करे, शरीर को गर्म भी रखेगा और उससे उसका उत्पादन भी नहीं घटेगा और बीमारी से भी बचा रहेगा। तो पशुओं को जो है शारीरिक गर्मी बरकरार रखने के लिए अगर दाना पानी में आप खल्ली का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा के दें तो उससे क्या
क्या है कि खल्ली जो है का तासीर गर्म होता है, उसमें क्या है कि उसका शरीर गर्मी बरकरार भी रख लेगा, जिसमें खल्ली में सरसों खल्ली प्रमुख रहेगा, जिसमें इसका तासीर बढ़िया है। और उसके अलावा और भी तरह की खल्ली आती है, जैसे मूंगफली का खल्ली है, बिनोले का खल्ली, उसका भी आप उसमें मिला के उसको दे सकते हैं। गर्म होते हैं। हाँ, ये इसमें इसकी तासीर गर्म है, जो कि उसके शारीरिक गर्मी को बरकरार रखने में उसका हेल्प करेगा। प्लस ये है कि अब उस समय उस पीरियड में जब ज़्यादा ठंड है तो थोड़ा पानी पिलाते समय उसको सुसुम पानी दें, जिससे कि उसका हम अपने स्वास्थ्य के लिए पीते हैं गर्म पानी ठंड में, हाँ, वैसे ही पशुओं को भी गर्म पानी दें थोड़ा सा गर्म। प्लस अब क्या है कि नहाने धोने में भी है कि भाई आप उसको एकदम सुबह या शाम में ना नहाए, उसको अगर नहलाना है तो दिन में आप धूप में बाहर रखें, और उसको फिर थोड़ा सुसुम गर्म पानी से ज़्यादा देर नहीं नहा के उसके बाद उसको सूखे कपड़े से पोंछ लें, ताकि उस पर पानी का ठंडे पानी का असर कम हो। इस तरह से आप जो है पानी गर्म दे के इस तरह का दाना, प्लस अभी दाना पानी में अगर आप जो है उस पीरियड में हरा चारा का मात्रा थोड़ा सा कम करके सूखे चारे का मात्रा बढ़ा दें, खासकर शाम में, क्योंकि शाम में अगर आप अधिक ठंडा हरा चारा दें, हाँ, तो जैसे सूखा सुपाच्य की बात नहीं है, उसमें ठंड शरीर को ठंडा करने का असर कम रहता है, क्योंकि वो अपने ही सूखा रहता है, पानी की मात्रा कम मात्रा कम रहती है, इसलिए वो जो है रात में शाम में देने से क्या है कि रात में शरीर को ठंडा होने से बचाएगा, और प्लस उसका पेट और जो शारीरिक गर्मी भी ठीक रहेगा, जिससे कि वह ठंड के प्रकोप से बचा रहेगा। इस तरह आप थोड़ा सा गर्म पानी या दाना में चेंज करके भी उसको बरकरार रख सकते हैं, जिससे कि उसके स्वास्थ्य का ध्यान जी रख सकते जी हैं। जी। साथ ही साथ कई बार डॉक्टर साहब देखने को मिलता है कि हम आवास प्रबंधन से लेकर खान पान पर भी विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पशु बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे में कौन सा टीकाकरण करें या क्या सावधानी बरती या प्राथमिक उपचार क्या है इसका? व्यवहारिक रूप से बेहतर तो ये रहेगा कि आप उसको बीमार होने से, अगर जिस तरह का खान पान और रख रखाव की बात है, अगर घर का जो है व्यवस्था का बात किया गया था, वैसे रहने से बीमार पड़ने की संभावना कम। फिर भी अगर किसी वजह से वो ठंड से ग्रसित हो गया या जाड़ा में बीमार पड़ गया, जैसे सर्दी खांसी हो गया, आँखों से पानी बह रहा है, नाक बह रहा है, शरीर जो है ठंडा पड़ने लगा, तो ऐसे स्थिति में आप जो है उसको जो है उस आम भीड़ भाड़ से अलग करके दूसरे बीमार कक्ष में अलग कर, हाँ, एक अलग बंद रूम में रखिए, जिसमें थोड़ा सा हवा आने का जाने, नीचे पूरा पुआल बिछा दीजिए मोटा, ऊपर से शरीर को भी जो है वो बोरे से या कपड़े से, मोटे कपड़े से ढक लीजिए, मुंडी छोड़ के। प्लस उसको क्या है, अगर थोड़ा कोई कंपाउंडर वगैरह है, फार्म है तो जरूर कंपाउंडर होगा कोई, या फिर अगल बगल का कंपाउंडर है, उसे बेसिक डेक्सोना 5 ml 10 ml लेविल और एक जेंटामाइसिन या लाइट एंटीबायोटिक प्राइमरी तौर पर दे सकते हैं। प्लस उसके बाद अगर वो संभले नहीं तो उस स्थिति में एक अच्छे पशु चिकित्सक की सहायता से उसको इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे पशुपालक किसान भाई को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि अगर आप किसानी कर रहे हैं, अच्छा खासा आपका खेती भी है, तो आप देखेंगे कि आप खेती करने के बाद बहुत सारा चीज़ है जो कि आप यूज नहीं कर पाते हैं, जैसे दाल का छिलका, भूसा वगैरह वगैरह, या टूटा हुआ धान। तो ऐसे में आप साथ साथ अगर 1-2 गाय भी रखें तो आप बहुत कम खर्च में उस गाय को अच्छा से खिला पिला भी सकते हैं। बाकी विशेष ध्यान के लिए तो आप जो चीज़ बताएं वो करें। इससे क्या है कि थोड़ा सा दूध भी आपको घर का मिलेगा और जो है आपका थोड़ा सा आय और बढ़ जाएगा, प्लस अपने घर के जो है अच्छा दूध का प्राप्ति होगा घर के लिए, बच्चों के लिए, जिससे घर और परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा और गाय सेवा का कल्याण जो है वो अलग आपको मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे पशुपालक किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि कैसे सर्दी के मौसम में अपने पशुओं का रखरखाव करें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी रबी फसलों की खेती का समय है और अगर बात करें गेहूं की, तो गेहूं रबी की प्रमुख फसलों में से एक है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि गेहूं की बुआई और पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें। ये जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे गेहूं की वैज्ञानिक विधि से बुआई और उसके पोषक प्रबंधन के बारे में, क्योंकि जितना अच्छा आप उसका पोषक प्रबंधन करेंगे, अंत में आपका उपज उतना ही बेहतर होगा, आपकी आमदनी उतनी ही बेहतर होगी। तो गेहूं की बुआई और पोषक प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय के
कनीय वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार जी। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गेहूं की बुआई कब और कैसे करें ताकि अंत तक उनका जो प्रबंधन है, उपज है, बेहतर हो सके। धन्यवाद। सबसे पहले जो हमारे यहाँ गेहूं की जो फसल लगती है, किसानों को उसमें बहुत सारा दिक्कत आता है और बहुत सारा दिक्कत आता है। अगर हम इसका समुचित प्रबंधन नहीं करते हैं तो किसानों को अंत तक उसको उपज की कमी के रूप में उनको हानि होती है। तो हम लोग जब भी गेहूं का बुआई करते हैं तो हम लोग को कुछ पहलू हैं जिसको कि ध्यान में रखना चाहिए। हमारे पूरे उत्तर भारत में गेहूं को नवंबर के मंथ में लगाते हैं, नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। लेकिन अभी जलवायु जो बदल रहा है, इसकी वजह से हम लोग को नवंबर में इसकी बुआई कर लेनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण पहलू हैं गेहूं के बुआई के लिए, सबसे पहला है कि हम किस प्रभेद का चुनाव करते हैं। प्रभेद ऐसा होना चाहिए जो कि अगर हम लंबे अवधि की फसल को देर से लगाते हैं तो हमारी जो उपज है वो कम हो जाएगी, क्योंकि गेहूं की बुआई ठंडे मौसम में करते हैं और जब इसकी कटाई होती है, हम इसका जो कटाई लेते हैं वो गर्म मौसम में करते हैं। तो अगर हम लंबी अवधि के फसल को लेट से लेंगे तो क्या होगा कि जो टर्मिनल हीट का प्रॉब्लम आएगा, जब ग्रेन फिलिंग होता है, दाना बनने लगता है, उस टाइम पे हीट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा दाना जो है सिकुड़ जाता है और उपज हमारी कम हो जाती है। तो प्रभेद का चयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इस चीज़ के लिए। उसके बाद दूसरा है कि हम लोग खेत का प्रबंधन कैसे करते हैं। सबसे पहले खेत की जुताई हमको, क्योंकि गेहूं के सीड जर्मिनेशन के लिए हमको बहुत ही अच्छा खेत चाहिए और वो समतल होना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग जीरो टिलर्स से भी उसकी बुआई करते हैं और सीड ड्रिल से, जो कि बहुत ही लाभकारक है। किसान भाइयों को इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारी जुताई में जो बहुत ज़्यादा तीन जुताई करते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। और मशीन से करने पे होता क्या है कि हमारी जो पौधों के बीच में जो दूरी है वो बराबर रहता है और जो उसका मैनेजमेंट है, जो हम लोग उसके बाद प्रबंधन करते हैं, वो अच्छा हो जाता है। जैसे कि अगर हम खाद की बात करें, पानी की बात करें, सूरज की बात करें, सूरज की रोशनी जो पौधों पे पड़ती है, और जो जल का प्रबंधन हम लोग करते हैं, तो इसमें हर एक पौधा के बीच में कम कंपटीशन होता है, वो अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। इसके बाद आता है कि हम लोग उसमें कौन सा उर्वरक डालते हैं। तो उर्वरक में हम लोग मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फ़र जो है का फर्टिलाइज़र डालते हैं। लेकिन हमको उस एरिया के उस खेत का जो मिट्टी का क्षमता है, पहले हमको उसको एक बार जांच लेना चाहिए। अगर मिट्टी का जांच नहीं करते हैं तो हमको उसके न्यूट्रिएंट का क्षमता है उस मिट्टी के, उसके बारे में हम लोग को पता नहीं चलेगा। फिर हम लोग का रिकमेंडेशन जो है सो वो सही नहीं रहेगा। कि मान लीजिए किसी खेत में मॉलिब्डेनम की कमी है तो हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल के उस मॉलिब्डेनम की कमी को दूर करना होगा। इसी तरह इसके बाद जो आता है वो आता है कि हम लोग जो बुआई करते हैं उसमें हम लोग बीजोपचार नहीं करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो मिट्टी जनित जो रोग होते हैं वो बहुत जल्दी पौधा को जो जर्मिनेशन होता है जब उसको इफ़ेक्ट करता है और वो रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी को कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब या फिर रिडोमिल गोल्ड आदि कोई भी फंजीसाइड से उसका बीजोपचार करके ही खेत में लगाना चाहिए। बीजोपचार जब भी हम लोग करें वो ध्यान रखें कि वो छाया में करें। तो डॉक्टर, जब बुआई कर लेते हैं हमारे किसान भाई, तो बात आती है पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में। कई तरह के खाद और उर्वरक हैं जिनको देना ज़रूरी हो जाता है अपने मिट्टी के अनुसार। तो कब और किस विधि से पोषक तत्वों का प्रबंधन हमारे किसान भाई करें अपने खेतों में, ताकि उनका फसल कम कीमत कम लागत में ज़्यादा अच्छा हो सके। एक्चुअली हुआ क्या है कि ना, हमारे जो किसान बंधु हैं लगभग 50 सालों से हम लोग जैविक जो खाद डाल रहे थे वो जैविक उर्वरक हम लोग नहीं डालते हैं। इसके वजह से हमारा मिट्टी कमज़ोर हो गया है। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें, पूरे बिहार में सभी जगह जो ऑर्गेनिक कार्बन है इसकी मात्रा
जो सॉइल में है वो 0.35 से भी बिलो हो गया है, जो कि इसका मिनिमम जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो एक रेंज है वो 0.5 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जो जैविक कार्बन है इसका महत्व ये है कि अगर ये मिट्टी में होगा तो ये जो भी पोषक तत्व डालते हैं रासायनिक, उसको ये पकड़ के रखता है, ठीक है। और ये अगर एक बार वो चिलेट फॉर्म में जैविक कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाता है तो वो धीरे धीरे उसको छोड़ता है, जिससे कि पौधे को लास्ट तक जो हर एक पोषक तत्व है मिलता है। और जो हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी में, वो भी उनका खाना ही होता है ये ऑर्गेनिक कार्बन। तो उनका खाना अगर ये वो रिसाइकलिंग करते हैं, हर एक जो न्यूट्रिएंट का, हर एक पोषक तत्व का रिसाइकलिंग करके वो पौधा को अवेलेबल करवाते हैं। तो अभी हम आपको ये बताना चाहेंगे, हम लोग कुछ किसान जो हैं तो थोड़ा सा डीएपी, यूरिया और पोटास और सल्फ़र का कैसे प्रयोग करें, इसमें उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम लोग का रिकमेंडेशन ये होता है कि जब हम लोग डीएपी डालते हैं बेसल डोज में, तो उस टाइम नाइट्रोजन कम से कम डालना चाहिए, क्योंकि डीएपी में 18% नाइट्रोजन ऑलरेडी होता है उसमें। तो हमारे जब हम बिजाई करते हैं उस टाइम अगर नाइट्रोजन डालते हैं तो वो क्या होता है कि जो पानी के साथ घुलकर या तो ज़मीन में नीचे चला जाता है या फिर अमोनिया बनकर वातावरण में घुल जाता है। और जब हम लोग एक्सेस मात्रा में नाइट्रोजन डालते हैं तो वो पौधा नहीं ले पाता है, क्योंकि वो उस टाइम में जो मिट्टी में पहले से उपलब्ध है पोषक तत्व उसको ही ले पाते हैं, और जो एक्सेस है वो वातावरण में नष्ट हो जाता है, हमारे जलवायु को प्रदूषित करता है। इसलिए हम लोग को नाइट्रोजन जब भी डालना चाहिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में 3 या 4 स्प्लिट में डालना चाहिए मेनली। और डीएपी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फास्फोरस होता है, जो कि जड़ के वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, इसको हम लोग को बेसल डोज में डालना चाहिए। और इसके बाद आता है पोटाश जो पोटासिक फर्टिलाइज़र है, उसका काम होता है कि वो जल के जो रूट से, जड़ से, जो ज़मीन से जल का जो मूवमेंट होता है उसको नियंत्रित करना और उसको स्ट्रेस कंडीशन से बचाना। और तीसरा एक और सबसे महत्वपूर्ण गेहूं के लिए जो फर्टिलाइज़र है वो है सल्फ़र। सल्फ़र को भी हम लोग को डालना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब, आपने गेहूं के बुआई और उसके पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर अजीत ने गेहूं के बुआई और उसके पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में कितनी विस्तार से और अच्छी जानकारी दी। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज की कड़ी में आपने जाना कि कैसे सर्दी के मौसम में अपने पशुओं का रखरखाव करें और साथ ही साथ गेहूं की बुआई और पोषक तत्व प्रबंधन कैसे किया जाए। उम्मीद है इन जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में कृषि की ऐसी ही कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।